हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल टॉपर बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज है फ्राइडे, मतलब हम कह सकते हैं शुक्रवार। और शुक्रवार को आपकी चलती हैं केमिस्ट्री की क्लासेज। और केमिस्ट्री में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है विलियन। और विलियन के सभी संपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कि हम आज के इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उसको हम कराने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये अंतिम मैं कह सकता हूं कि तैयारी फुल तरीके से आपको कराई जा रही है चैप्टर वाइज। ये अंतिम मौका है, इसके बाद आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज नहीं कराई जाएंगे। तो समय कम है, मेहनत ज्यादा करना है, इसलिए फोकस के साथ यहां पे बने रहिएगा। और कॉपी पेन जो भी स्टूडेंट लेकर नहीं बैठे हैं लेकर बैठ जाइएगा बाबू, ठीक है ना। लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन बहुत इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं। चलिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो देख लीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे तीन चीजों पर टिप्पणी लिखने को कहा। एक है मोलरता, एक है मोललता और एक है हमारा मोल अंश। तो ये तीन चीजों पर हमें टिप्पणी लिख देना है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोलरता क्या होता है जी। मोलरता किसे कहते हैं? तो मोलरता का हमने परिभाषा लिखा है कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी विलयन है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं फिगर से समझाऊं तो ये एक विलयन है। विलयन का मतलब क्या होता है कि एक बर्तन है और इसमें जैसे चीनी और नमक को घोल दिया गया, तो ये एक विलयन है, ठीक है ना। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर, मान लेते हैं ये विलयन जो है वो 1 लीटर है। कितना जी? 1 लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलय के मोलों की जो संख्या होती है, विलय के मोलों की जो संख्या होती है, मोलों की जो संख्या होती है ना, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? उसी संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। क्या लिख दे रहे हैं हम? यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोलरता इक्वल टू होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता इक्वल टू विलय का विलय का मोल किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। तो विलय के मोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय का मोल और बटे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, यहां पे हमने परिभाषा लिख दिया है। क्या लिख दिया है? मोलरता इक्वल टू विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि मान लेते हैं कोई भी विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को अगर हम 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसे ही मोलरता कहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, विलय का मोल कहें या मोलों की संख्या कहें, दोनों बात एक ही है। मोल मतलब मोलों की संख्या। तो एक बार और सुन लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ठीक है ना। कोई भी विलयन के आयतन को अगर हम 1 लीटर ले लेते हैं, तो मान लेते हैं नीचे अगर 1 लिखेंगे तो बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो उस समय विलय का जो मोल होगा वो मोलरता के बराबर हो जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मोलरता का आपको परिभाषा समझ में आ गई होंगी।
अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जो है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो ये आप मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा हमारा आता है, दूसरा क्वेश्चन जो है मोलरता, ठीक है ना। सॉरी, मोलरता तो देख लिया, मोललता। अब मोललता क्या होता है, तो किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। मतलब फॉर्मूले से हम इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम मोलरता का फॉर्मूला की बात करें, मोललता का फॉर्मूला अगर बात करें तो मोललता इक्वल टू होता है विलेय का मोल, अब बटे क्या होता है, विलयन का, सॉरी विलायक का मोल ना, सॉरी किसी मोलरता इक्वल टू किसी विलायक का, ठीक है, विलायक का भार, अब वो भी किसमें, किलोग्राम में चाहिए, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। देख लीजिए क्या हमने बताया, हमने ये कहा मोललता इक्वल टू होता है विलेय का मोल बटे विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी विलायक का जो भार है, मतलब विलायक के भार को अगर हम 1 लीटर ले लेते, 1 kg ले लेते हैं, 1 kg विलायक के भार को अगर हम 1 kg ले लेते हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाता है। अब वही बात हमने लिखा है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मतलब नीचे अगर विलायक का भार अगर 1 kg लिख ले तो 1 यहाँ पे लिख दे, 1 का कोई मतलब है जी नहीं है, तो उस समय पे विलेय का मोल होगा वो मोललता के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो यही हम कह रहे हैं। इसकी अगर मात्रक की बात कर ले तो इसका मात्रक हो मोल प्रति किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी लिखते रहे, केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है। तो 2 बात आप समझ के होंगे। तीसरी अगर आते हैं हम मोल प्रभाज पर, या मोल प्रभाज को मोल अंश के भी नाम से हम जानते हैं। मोल प्रभाज कहें या मोल अंश कहें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज, कोई भी विलयन है तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है सभी स्टूडेंटों को समझना, अगर आप डीप में नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द, जो कि अगर आप समझ लेते हैं तो। देखिए एक ये बर्तन है और इस बर्तन में हमने कह दिया कि विलयन है। विलयन कैसे होगा, तो जब इस बर्तन में 2 चीजें हों, अगर इस बर्तन में हमने चीनी है और प्लस पानी है, चीनी और पानी को हमने इसमें घोल दिया है, तो ये एक विलयन हमारा बन जाएगा। तो विलयन का मतलब चीनी और पानी 2 चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे कहूं तो चीनी क्या है, देखिए पानी जो है, पानी के अंदर चीनी घुलता है ना, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा विलायक, पानी विलायक हो जाएगा और जो घुलता है वो है विलेय, तो ये हमारा विलेय हो जाएगा। इतनी बात आप समझ के, पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि ये टोटल विलयन है, तो किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से 2 घटक ही हैं विलयन के, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज मतलब मूल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। नहीं याद होता है, मैं जानता हूं, ऐसे थोड़ी ना याद होगा। फॉर्मूला एक बार बता दे रहे हैं, अदरवाइज ठीक है, ज़्यादा हम इस पे समय नहीं देंगे। देख लीजिए, चलिए यहाँ पे जगह तो नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक्स्ट्रा लेकर। देखिए मान लेते हैं 2 घटक हैं, कोई भी विलयन है, तो कोई भी विलयन है तो इसमें 2 घटक हैं। एक क्या है, एक है विलेय
और एक है विलायक। इन्हीं दोनों से मिलकर ना विलायक, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, इन्हीं दोनों से मिलकर ये विलयन बना हुआ है। तो अगर कोई हमसे कह दे कि विलय का हमें मूल प्रभाज निकालने का सूत्र बताइए, तो विलय का मूल अंश, मूल अंश ही हम लिख देते हैं। विलय का मूल अंश या मूल प्रभाज निकालने का कोई हमसे सूत्र पूछेगा तो हम क्या लेंगे, अगर विलय का हमें मूल प्रभाज कहा, विलय का मूल अंश, तो विलय का मूलों की संख्या ऊपर लेंगे, मूल लिखे या मूलों की संख्या, अब बटे कुल मूलों की संख्या। तो कुल मूलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, विलयन के मूलों की संख्या। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कुल मूलों की संख्या की जगह पर विलयन के मूलों की संख्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आरी बताइए, अगर हम विलय का पहले मूलों की संख्या निकाल लेंगे, अब विलायक के भी मूलों की संख्या हम निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही तो टोटल विलयन का मूलों की संख्या हो जाएगा। तो विलयन के मूलों की संख्या का मतलब ही है कुल मूलों की संख्या। तो हम कह रहे हैं कि किसी विलय मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल अंश उसी घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। अगर विलय का हमें मूल प्रभाज निकालना है, मूल अंश निकालना है, तो विलय के ही मूलों की संख्या ऊपर लेंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं सपोज डेट कि अगर विलय की जगह पर अगर हमें कोई कह दे कि विलायक का मूल प्रभाज निकाल कर बताइए, तो हम क्या लिख देंगे, विलायक का, यहाँ पे क्या लिख देंगे, विलायक का मूल अंश। अब विलायक का मूल अंश इक्वल टू क्या होता है, ऊपर ले लेंगे विलायक का मूल, अब बटे क्या हो जाएगा, विलयन का मोल। समझ रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें विलायक का कोई अगर मूल अंश निकालने को कहा तो विलायक के मूल ऊपर लेंगे, अगर कोई हमें विलय का मूल अंश निकालने को कहा तो केवल विलय का ऊपर मूल लेंगे। तो यही हमसे कहा गया था कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल अंश उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या या विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को ही हम मूल अंश कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ पे लिखा भी गया है, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज, देख लीजिए, किसी भी घटक का मूल प्रभाज या मूल अंश उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं या मूल अंश कहते हैं। तो यही बात है जी, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, याद रखेंगे मूल प्रभाज का कोई भी जो मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका होने वाला है, जो है राउल्ट्स के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अब राउल्ट्स का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसके लिए जगह चाहिए, बट कोई नहीं, अगर जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इधर साइड में बनाएंगे और साइड में इधर ही हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए थोड़ा जगह बना लूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत अगर आपको ना हो तो थोड़ा सा मैं इसको पिक को छोटा कर लिया। छोटा इसलिए किया जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस अधिक मिल जाए, जिससे कि हम कुछ हेल्प कर सकें, ठीक है ना। ठीक है, इतना जगह काफी है समझाने के लिए। ये समझाना नहीं है, इसको लिखना भी है, जो हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं राउल्ट्स का नियम। सबसे पहले हम समझेंगे राउल्ट का नियम क्या है।
तो इस नियम के अनुसार हमें क्या बातें बताएगी, पहले समझ लेते हैं। राउल्ट्स के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के, यहाँ पे प्रभाज रहेगा, मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात समझ के चलिए, कोई नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं, सॉरी, चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमने यहाँ पर बर्तन ले लिया है, सबसे पहले एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया है, ठीक है ना, एक हमने यहाँ पर बर्तन ले लिया है इस तरीके का, ये एक हमने बर्तन ले लिया। अब कोई भी विलयन है, मान लेते इसमें विलयन घोला गया है, तो विलयन का मतलब हमने बताया था ना कि एक बर्तन है तो इसमें दो चीजें, कम से कम दो घटकों का होना आवश्यक है। एक घटक क्या होता है, जैसे कि चीनी पानी हो गया, चीनी और पानी, तो चीनी पानी का मतलब एक है हमारा क्या है, एक हमारा चीनी क्या है, विलेय है, दूसरा क्या है, विलायक है। इसी प्रकार ये भी एक विलयन इसमें भरा गया है। तो दोनों यहाँ पे जो विलयन है, ये देखिए पानी क्या है, पानी द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में, परंतु चीनी ठोस अवस्था में होता है ना, छोटे छोटे ठोस के कण होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो विलयन है ना, इसमें दोनों द्रव अवस्था में होंगे, दोनों द्रव अवस्था में होंगे, मतलब दो जो घटक होंगे वो द्रव अवस्था में, जैसे कि एक पानी हो गया तो एक शराब हो गया, पानी और शराब का मिश्रण भी क्या होता है, जो विलयन ही कहलाता है। तो पानी और शराब का मिश्रण भी विलयन कहलाएगा। अब पानी भी द्रव है और शराब भी द्रव ही है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि कोई ऐसा विलयन लेते हैं जिसमें द्रव क्या है, दोनों घटक हों। तो सपोज डेट ऐसे मान लेते हैं, इसमें दो घटक हैं, ए घटक भी द्रव है और बी जो घटक है वो भी द्रव है, और ए बी मिलकर ये क्या बनाए हैं, विलयन बनाए हुए हैं। समझ गए। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कह दूं, मान लेते हैं ये पहला द्रव है जो है ए, तो अगर हम कह दें कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, ऐसा हम कह देते हैं कि ए जो घटक है इसका आंशिक वाष्प दाब सपोज डेट हम मान लेते हैं कि पी ए है, ठीक है, ए का आंशिक वाष्प दाब मान लेते हैं पी ए है। तो इसी प्रकार कोई कह दे कि बी का आंशिक वाष्प दाब, तब क्या होगा, जब ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है तो बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार कोई अगर कह देता है कि ए का मतलब ए का अगर मूल प्रभाज, ए का अगर कोई कह दे कि मूल प्रभाज है जो ए का कोई मूल प्रभाज कह दे एक्स ए है, ए का मूल प्रभाज कोई कह दे एक्स ए है, तो इसी प्रकार बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो कोई क्यों कह देगा एक्स बी हो जाएगा। क्या कह देगा कि नहीं, ये क्या है, मूल प्रभाज की बात कर रहे हैं, मूल प्रभाज को ही मूल अंश भी कहते हैं। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि दो यहाँ पे घटकों से मिलकर ये विलयन बना हुआ है। तो अगर ए घटक का आंशिक वाष्प दाब पी ए है तो इसी प्रकार बी का भी आंशिक वाष्प दाब पी बी हो जाएगा। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि ए घटक का अगर मूल प्रभाज एक्स ए है तो बी घटक का भी मूल प्रभाज एक्स बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो राउल्ट्स ने हमें क्या बताया, राउल्ट्स के नियम के अनुसार, राउल्ट्स के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का, इसमें से मान लेते हैं ए घटक को ले रहे हैं, तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है ना, वो उसी घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बातें हमसे कहा गया, मतलब समझिएगा, स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर ए घटक का आंशिक वाष्प दाब लिए तो ए का ही मूल प्रभाज हमें लेना है।
अगर मान लेते हैं बी घटक का आंशिक वाष्प दाब अगर हम लें, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब अगर हम लेते हैं तो बी घटक के ही मूल प्रभाज हमें लेना है, बी घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही बात हमसे ये नियम में कहा गया। तो बताइए नियम आपको याद हुआ या नहीं? नियम याद होने चाहिए इस वीडियो में। आप कहेंगे स्थिर ताप पर, मतलब राउल्ट्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर मान लेते हैं बी घटक का अगर आंशिक वाष्प दाब होगा तो बी घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, राउल्ट्स के नियम के अनुसार स्थिर या निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी घटक का अगर आंशिक वाष्प दाब है तो उसी के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। ए घटक का मूल प्रभाज है तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है तो ए घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती। बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है तो बी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में ये आ गई होंगी। आ गई ना? चलिए अच्छी बात है, अगर आ गई है तो चलिए ये आप नियम लिख देंगे, मैं आशा करता हूँ याद हो जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे एक ये सबसे पहले तो एक इस प्रकार फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आप फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे द्रव विलयन है, ये ए घटक है, ये बी घटक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्या लिखना है? नियम आपको याद हो गया ना? अब देखिए यही बात को हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है, तो फिर से बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है। इस प्रकार पूरा अच्छे से हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है? बस हम समझाने के तौर पर अभी बता रहे थे, ठीक है ना? आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, अभी हम आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए घटक का, चूंकि देखिए लिखना अनिवार्य होता है, कि वो समझे रहेंगे तो उससे काम थोड़ी ना चलने वाला। एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, हम लिखना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए का आंशिक वाष्प दाब। ए का आंशिक वाष्प दाब सपोज डेट पी ए है, तो इसी प्रकार बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा? Pb हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार A का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? A का वाष्प दाब है, A का वाष्प दाब A का मूल प्रभाज अगर मान लेते हैं, A का मूल प्रभाज सपोज डेट मान लेते हैं, A का मूल प्रभाज अगर XA है, तो इसी प्रकार B का भी मूल प्रभाज XB हो जाएगा। B का मूल प्रभाज भी क्या हो जाएगा? मूल प्रभाज XB हो जाएगा, XB हो जाएगा। अरे भैया A का आंशिक वाष्प दाब PA, तो B का PB, A का मूल प्रभाज XA है तो B का XB हो जाएगा। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमें क्या बताया गया? राउल्ट्स के अनुसार हमें यह बताया गया कि किसी भी घटक का अगर ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो ए घटक के ही मूल प्रभाज के, वो ए घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। अगर बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है तो वो बी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यही बात लिखा ना। तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब जो पी ए है वो ए घटक के ही मूल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। फिर से बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मूल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे। ए घटक का आंशिक वाष्प दाब ए घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब बी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब इसको अगर थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देख लीजिए पी ए है, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है,
तो यहाँ पे PA0 यहाँ पे एक नियतांक आता है। अब फिर से इंटू XA है तो ये XA आ गया। तो ये हमारा फिर फॉर्मूला आता है मेन, यहाँ से इससे ये आता है। इस वाले को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस वाले से इस वाले से ये हमारा फॉर्मूला आया। इस वाले से अगर देखेंगे तो हमारा PB समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे P0 मतलब PB0 एक नियतांक आता है इंटू XB आता है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया कि A का जो आंशिक वाष्प दाब है वो A के मूल प्रभाज के समानुपाती, B का आंशिक वाष्प दाब B के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। अगर हमें कोई पूछ दे कि कुल वाष्प दाब कितना होगा, अगर हमसे कोई पूछ दे कुल वाष्प दाब, कुल आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो कुल आंशिक वाष्प दाब को P मानेंगे। और कुल आंशिक वाष्प दाब अगर निकालना है तो A का आंशिक वाष्प दाब जो है और B का आंशिक वाष्प दाब, जब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, PA प्लस PB, मतलब PA का आंशिक वाष्प दाब और PB का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो देख लीजिए बाबू, हम क्यों इतना समय दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको केवल ये नियम नहीं लिखना है, बल्कि नियम लिखने के साथ ये आपको एक फिगर बनाना है, फिर ये चारों लाइन लिखना है, फिर राउल्स के नियम के अनुसार फिर ये समीकरण भी लिखना है, तब नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलने वाले, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कहते हैं स्टूडेंट भैया हमने लिखा तो था बट नंबर हमें नहीं मिले। अरे भैया कहाँ से मिलेंगे, जब 3 नंबर का क्वेश्चन होगा आप एक इतना ही केवल आप नियम लिख के चले आएंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, 1 नंबर देंगे, ऐसे ही तो नंबर कटते हैं ना। तो आपको सभी से अलग करना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये था नियम। अब इसकी सीमाएं भी देख लेते हैं। तो राउल्स के नियमों की निम्नलिखित सीमाएं हैं, ठीक है ना, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली सीमा, सबसे पहली है कि यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है, मतलब केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होगा, अनादर्श विलयन पर नहीं। तो अनादर्श विलयन पर लागू नहीं होता है। तीसरी बात कि तनु विलयनों का होना आवश्यक है, मतलब ज्यादा विलयन सांद्र नहीं होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तनु मतलब पतला विलयन होना चाहिए, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई घटक अवाष्पशील हो तब यह नियम सही नहीं, मतलब जब कोई घटक अवाष्पशील हो, मतलब वाष्प में नहीं बदलता हो, तब ये नियम सही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अवाष्पशील का मतलब कि एक पानी है, एक चीनी हो गया, तो चीनी वाष्प में नहीं बदलता है, नहीं ना बदलेगा जी। तो यही बात है, वाष्प में बदलेगा फिर से वो ठोस में आ जाएगा, जबकि बदलेगा तो भाई टेम्परेचर अब अधिक कर दिया जाए तो बदलेगा ही, परंतु जब कोई अवाष्पशील हो तो वो क्या होता है, तब यह नियम सही नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अवाष्पशील मतलब कोई वाष्प में बदले ही ना, तो ये नियम सही नहीं होगा। तो चलिए ये आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, देखिए आप इस बैच को आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये कौन सा बैच है, टॉपर बैच, जिसमें हम फ्री में आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज शुक्रवार है इसलिए केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, शनिवार को अंग्रेजी की क्लासेस चलती हैं, और कल हम आपको बताएंगे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोड मैप बताएंगे कि किस मार्ग से आप चलकर अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से, तो चलिए मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। तो देखिए टॉपर बैच के साथ आप स्टडी तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा टॉपर बैच है, टॉपर बैच के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है, फ्री में। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि टॉपर नोट्स भी लेना आवश्यक है। टॉपर जो हमारा पीडीएफ नोट्स है, इसको भी प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना आवश्यक है, जिससे कि उनका जो 90% का सपना है, 95% का सपना है, किसी स्टूडेंट का 85% का सपना है, इसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। देखिए टॉपर बैच जो कि आपको 700, 900, 1500 रुपए में दिए जा रहे हैं, ऐप पर पढ़ाया जा रहा है, वही बैच हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 1500, 700, 900 रुपए को, तो उनके लिए हम फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। वीडियो टोटल फ्री है दोस्त,
तो टॉपर बैच से आप स्टडी कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें क्या होता है, वो लोग भी टॉपर बैच के साथ साथ वो टॉपर नोट्स भी कुछ देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देते हैं। तो वही हम भी आपको टॉपर नोट्स दे रहे हैं। अब टॉपर नोट्स को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, उसको टाइपिंग कराने के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री का हमने पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री का हमने नोट्स आपको कंप्लीट करा दिया है। तो पूरी फिजिक्स का लेंगे अगर चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स 99 और केमिस्ट्री का भी लेंगे 99। अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो 198 99 यही मिल जाएंगे, मतलब 200 के आपके नोट्स मिल जाते हैं। परंतु आप इसके साथ अगर हिंदी का भी नोट्स लेते हैं तो आपको ये भी 99 ही है, बट अगर तीनों एक साथ लेते हैं तो 249 में फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी तीनों के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं टॉपर नोट्स मिलेंगे। जितना हम उसमें देंगे बस उतना ही तैयार आपको करने हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में हमारी बात आई होगी। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है और इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर नोट्स को लिए हुए हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वीडियो से पढ़ाई कर ही रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ टॉपर नोट्स है उसको चैप्टर वाइज आप पढ़ाई कीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर में हमने जो क्वेश्चन दिए हैं वो 100% आपको तैयार करने ही हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा टॉपर नोट्स से। चलिए, जिनको नोट्स लेना है नीचे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे मैसेज करके वहां पे कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा आता है क्वेश्चन जो है क्वथनांकों के उन्नयन से उन्नयन क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि क्वथनांक का उन्नयन हमसे पूछ दिया, उन्नयन का मतलब होता है, उन्नयन का क्या मतलब होता है। उन्नयन का मतलब ये होता है दोस्त वृद्धि करना, मतलब अप मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, अधिक होना, ठीक है ना। तो क्वथनांकों में जब वृद्धि, यहाँ पे कह रहा है क्वथनांकों में, अगर इसका हिंदी निकाले अर्थ निकाले तो क्वथनांकों में वृद्धि, तो क्वथनांकों में जब वृद्धि होता है तो उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। परंतु कब वृद्धि होगा, तो देखिए लिखा गया है, परिभाषा थोड़ा बड़ा है, पहले समझिएगा। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, ठीक है ना, यहां पे खोलने नहीं सही है, सॉरी, घोलने पर यहां पे होना चाहिए, घोलने, ठीक है ना। घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए, परिभाषा आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, आप परेशान नहीं होंगे, हम आपको समझा देते हैं जी, टेंशन आप ना ले। सपोज दैट ये एक बर्तन है, ये क्या है दोस्त, ये एक बर्तन है। अब इसमें हम बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले इसमें विलायक भरा गया है, विलायक, इसमें विलायक है। विलायक का मतलब आप समझ रहे हैं, विलायक का मतलब जैसे कि पानी है, ठीक है ना, विलायक का मतलब इसमें पानी के कण है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी के कण है, तो ये एक विलायक है। अब इस विलायक में हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अवाष्पशील विलेय को घोल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम इसमें घोल दे रहे हैं। क्या घोल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम बाहर से इसमें घोल दे रहे हैं। अवाष्पशील जैसे कि चीनी भी हो गया, ये सब, नमक हम कह सकते हैं, अच्छा रहेगा, नमक इसमें हम घोल दे रहे हैं। नमक क्या है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो जब किसी विलायक मतलब पानी में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, अब जाहिर सी बात है, इसको जब हम घोलेंगे तो पहले तो केवल विलायक के कण थे, अब इसके भी कण आ जाएंगे। तो पहले समझिएगा, जब ये विलायक के कण थे तो इनके कण दूर दूर पर थे, तो ये बहुत ही तेजी से गति कर रहे थे। परंतु अब ये नमक के भी तो कण इसमें आ जाएंगे ना, तो मान लेते हैं सपोज इट ये नमक के भी कण इसमें आ गए। अब नमक के कण आ जाएंगे, नमक का मतलब अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसमें कणों की संख्या सबसे पहले क्या बढ़ेगी, इसमें पहले तो कणों की संख्या कम था,
परंतु अब अवाष्पशील विलेय के भी कण आ गए हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या हुआ, कणों की संख्या बढ़ गई। कणों की संख्या क्या हो जाती है, कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो कण तेजी से गति नहीं कर पाएंगे। जैसे क्यों नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लेते हैं आप ही ये व्यक्ति हैं, अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, तो भीड़ में अगर आपको दौड़ने को कहा जाए तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। मतलब हम यही कह सकते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है ना, मतलब कणों की जो ऊर्जा है, कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब कणों की ऊर्जा घट जाएगी, जिसके कारण ये जो कण है ना, ये अपने स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर नहीं मार पाएंगे, ये अपने तल पर तेजी से टक्कर नहीं मार पाएंगे। मान लेते हैं ये अगर तेजी से गति करते तभी तो इसके स्वतंत्र तल पर, इस बर्तन के स्वतंत्र तल पर टक्कर मारते, परंतु अब ये टक्कर तेजी से नहीं मार पाएंगे क्योंकि ऊर्जा कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाष्प दाब, टक्कर मारना ही तो वाष्प दाब कहलाता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब है वो घट जाता है। और जैसे ही वाष्प दाब घटा, इसका मतलब क्या होता है, वाष्प दाब घटना ही क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि होना, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक में क्या हो जाता है, क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब वृद्धि, क्वथनांकों में वृद्धि होने की घटना ही क्या कहलाता है, क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। समझ रहे हैं, तो एक एक सभी ये बेस्ड है। हम क्या कह रहे हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यही बात लिखा गया है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है, ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब भी कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। और इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये क्वथनांक का उन्नयन है, ये आपको आसानी तरीके से अब आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रख लीजिए सबसे पहले कि जो हमारे पास विलायक है, ठीक है ना, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। मान लेते हैं ये पहले जो ये विलायक था, तो विलायक का सपोज दैट कि विलायक का वाष्प दाब हम मान लेते हैं, विलायक का वाष्प दाब T है, ठीक है ना। विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया कि विलायक का वाष्प दाब T है। अब जैसे ही उसके बाद ये अवाष्पशील विलेय को घोल दिए, तो जब अवाष्पशील विलेय को घोलेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा हमारा विलयन। तो अब मान लेते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हम मान लेते हैं कि TS है, विलयन का वाष्प दाब TS है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि अगर विलायक का वाष्प दाब T है, विलयन का वाष्प दाब TS है, तो क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ। तो अगर हमें क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन अगर हम ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, TS में से, मतलब हम क्या कर देंगे, TS में से जो हमारा क्या है T है उसको घटा देंगे, मतलब विलयन के वाष्प दाब में से विलायक का वाष्प दाब को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना का वृद्धि हुआ है। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, TS माइनस T कर देंगे। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि क्वथनांक के उन्नयन अगर हमें ज्ञात करना है तो विलयन के वाष्प दाब में से विलायक के वाष्प दाब को घटा दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही, अभी रहने नहीं देंगे बाबू, नहीं,
अभी हमें पढ़ना है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, आप बहुत ही हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। देखिए, सब्र आप इतना किए हुए हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपका सपना है 85%, 90%, 95% लाना, ज़िले में टॉप करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, ये सभी स्टूडेंटों का सपना होता है। पर क्या सभी स्टूडेंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, सब्र नहीं होता है। जिनके पास सब्र नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत ही मुश्किल हो सकता है आगे बढ़ना। और आपके पास वो सब्र है तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने पेशेंस को, सब्र को, धैर्य को ऐसे ही बनाए रखेंगे और हमेशा सब्र के साथ, विश्वास के साथ आप पढ़ाई करेंगे। और जो एक चीज़ कहते हैं ना, सब्र 1 दिन 2 दिन रहता है, फिर तीसरे दिन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है, कंसिस्टेंट आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। मैं आपको दूसरी बात बता दूं। देखिए, कल आपके शनिवार है, तो शनिवार को आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। तो कल केवल इंग्लिश की क्लासेस नहीं चलेंगी, कल हम आपको 2 बजे फिर से इसका चैप्टर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का वीडियो हम लाएंगे, जिसमें हम पूरी तरीके से 2 बजे शाम को आपको करा देंगे। और उसके बाद शाम को 7 बजे हम आपको इंग्लिश का बताएंगे रोड मैप कि किस तरीके से हमें पढ़ाई अपनी करनी है अंग्रेजी की। समझ रहे हैं? तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए। आप अपने लिए नहीं मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए दोस्त, भागना नहीं है हमें मेहनत से, और पूरी तरीके से जी जान लगा देना है। मेरा काम है आपको समझाना, आप समझ गए तो अच्छी बात है। मेरे पास मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, अब पूरी जी जान लगा के ऐसे कह दूँ वैसे कह दूँ, ठीक है। मुझे उतना नहीं आता दोस्त, रियलिटी बात है, मुझे उतना नहीं आता, बट इतना आता है कि मैं आपको इतना बता दूँ, पढ़ना आवश्यक है दोस्त। पढ़ेंगे तभी जाकर कुछ हो पाएगा। बहुत मुश्किल है बिना पढ़े कुछ करना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, पर बहुत मुश्किल है। तो एक सही मार्ग बताता है, सही गलत का भी मार्ग बताता है पढ़ाई। तो मैं कहूँगा पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए। और सेवा करने के लिए उनको, मान लेते हैं तबीयत खराब हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप पैसे कमाएंगे तभी तो उनकी दवा अच्छे से करा पाएंगे ना। क्या आप चाहते हैं कि एक बेकार हॉस्पिटल जहाँ पर कोई इलाज, कोई डॉक्टर पूछ नहीं रहे हैं मरीजों को, वहाँ पे इलाज कराएं? या कोई आपकी, मान लेते किसी की जो भी तकलीफ है तो अच्छे अस्पताल में कराएं, अच्छे अस्पताल में ही ना। तो ये सब मेरा बताने का मतलब यही है दोस्त, पैसे बहुत ही ज़रूरी है, नीड है जी, नीड, ज़रूरत है। और ज़रूरी पैसे कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें, ठीक है। पढ़ाई करें ही करें, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक है। अगर इस सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे सोचेंगे ऐसे भी कि भैया ऐसे नहीं तो पढ़ाई से थोड़ी ना, ऐसे वैसे। भैया पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, अगला यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब का देखिए एक बड़ा सा हमने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है। परासरण दाब या परासरण भी कहता है, तो समझाएंगे हम यहाँ पे, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि जब किसी विलयन, सबसे पहले सुनिएगा, जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु, या अणु की जगह पर कण भी कह सकते हैं, शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगती हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ दूं कि विलयन अशुद्ध विलायक में क्या अंतर है, ये आप हमें बता पाएंगे? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंटों को यही नहीं पता होगा, तो इसी तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, शुद्ध विलायक का मतलब जैसे कि शुद्ध पानी, विलायक का मतलब होता है जो अपने अंदर घोले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पानी है, पानी क्या है? पानी एक विलायक है, पानी क्या है? एक विलायक है, ठीक है ना। तो ये केवल, अभी हम क्या कहेंगे, अगर इसमें एक गिलास है, इसमें पानी केवल लिए गए हैं, तो हम कह देंगे ये एक हमारे पास विलायक है, शुद्ध विलायक हम कह सकते हैं। परंतु अगर हम इस पानी में हम अगर चीनी को घोल देते हैं, चीनी को घोल देते हैं, तो जैसे हमने इसमें चीनी को घोल दिया ना, तो चीनी क्या है? चीनी हमारा है विलेय, चीनी क्या है? विलेय।
तो विलायक के साथ विलय भी घुल गया, तो अब ये हमारा टोटल क्या कहलाएगा, अब चीनी और पानी और चीनी का जो मिश्रण है ये हमारा कहलाएगा विलयन। क्या कहलाएगा, विलयन। तो इससे हम क्या आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए, विलयन का मतलब है कि जिसमें पानी और चीनी दोनों हो। ठीक है, तो पानी और चीनी दोनों होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो केवल जिसमें पानी होगा उनके कण बहुत दूर दूर पर होंगे, तेजी से गति करेंगे, और पानी के साथ चीनी भी होगा तो वो विलयन होगा, तो इसके कण धीरे से गति करेंगे। किसके तुलना में, विलायक की तुलना में। मतलब केवल अगर विलायक हो, पानी है, तो उसका कण तेजी से गति करेंगे। अगर पानी के साथ चीनी भी होगा तो इसका मतलब वो विलयन कहलाएगा। अब वो क्या होगा, उसके कण धीरे से गति करेंगे। तो आप समझ गए विलयन और विलायक में क्या अंतर होता है। चलिए, इतनी बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब हम ये कह दें कि ये एक हमारे पास बर्तन है, आप समझिएगा। इस बर्तन में हम ये कह देते हैं ठीक है, इस बर्तन में हम यहाँ पे लगा देते हैं देखिए, ये हमारे पास बर्तन है, एक बड़ा सा यहाँ पे बर्तन है, और इस बर्तन के बीच में हमने क्या लगा दिया, अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, और उसके इधर हमने क्या रख दिया, इधर हमने रख दिया विलयन, इधर हमने क्या रख दिया, विलयन रख दिया है। और इधर क्या रख दिया, इधर हमने रख दिया है शुद्ध विलायक, इधर क्या हमने रख दिया, शुद्ध विलायक को रख दिया है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास विलयन है, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास विलयन हमने भरा है, और इधर क्या हमने भरा है, इधर हमने भरा है शुद्ध विलायक। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि ये अर्धपारगम झिल्ली बहुत ही पतला होता है, तो होता ये है ना कि जो शुद्ध विलायक के जो कण हैं ये बहुत ही दूर दूर पर होंगे, ये बहुत ही दूर दूर पर होते हैं, और इसीलिए बहुत ही तेजी से गति करते हैं। तो ये बहुत ही तेजी से गति करते हैं ना, तो गति करने के कारण शुद्ध विलायक के जो कण होते हैं, गति करने के कारण ये शुद्ध विलायक के जो कण होते हैं वो विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, विलयन की ओर आने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए अब ये शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगेंगे। मतलब क्या होता है, शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर आने लगेंगे। तो जब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं ना, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं, मतलब परासरण की क्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं हमने क्या बताया, हम समझिएगा। जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है, तब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं। तो इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण का परिभाषा समझ गए। कोई आपसे पूछेगा तो बोल देंगे ना, बिल्कुल बोल देंगे अब कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। अर्थात क्या होता है, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है, तो परासरण का परिभाषा कर देंगे। तो अब ये परासरण की क्रिया को हमें रोकने के लिए, मतलब रोकने का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक के जो कण इधर आ रहे हैं विलयन की ओर, ये न आए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इस विलयन पर हम एक दाब लगाते हैं। बाहर से क्या लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं। दाब मतलब प्रेशर लगाते हैं। तो जो दाब हम लगाते हैं इस विलयन पे ना, वही दाब का क्या कहलाता है, वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब क्या है, परिभाषा अगर कह दें, अब मान लेते हैं यहाँ से हम दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो जब प्रेशर लगाएंगे तो इसके कण बहुत ही तेजी से गति कर लेंगे, जिसके कारण ना ये जो कण आ रहे हैं उसको रोक देंगे, उधर ही भेज देंगे।
तो यही हम कह रहे हैं कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात क्या होता है, परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। और यही बात लिख दिया गया है कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात क्या है, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि इस विलयन पे जो हम बाहर से दाब लगाएंगे ना, वो दाब अब दाब नहीं बल्कि परासरण दाब कहलाएगा। आशा करता हूं कि परासरण दाब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं है, परिभाषा का समझेंगे तो 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये एक बर्तन है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यह हमारे पास एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने 1 kg विलायक को रख दिया है। इसमें क्या है, इसमें विलायक हमने भरा हो गया है। विलायक का मतलब जैसे कि पानी। अब वो कितना है, 1 kg है। वो कितना है, 1 किलोग्राम है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में अगर हम क्या कर देते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोल देते हैं। विलेय का कितना, विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल हम क्या कर देते हैं, विलेय का 1 मोल हम इसमें घोल देते हैं। विलेय का 1 मोल हम घोल देंगे तो क्या हो जाएगा कि विलयन में जितने की क्वथनांकों की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि हो जाएगी, विलयन के क्वथनांक में जितने की क्या हो जाएगी, जितने की वृद्धि हो जाएगी उसी को क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, आप समझिएगा, नहीं समझ में आया ना, परेशान नहीं होंगे, हलवाबाजी थोड़ी ना है। देखिए, ये विलायक है और ये क्या है, विलेय है। तो जब विलायक और विलेय, ये इस विलेय को भी हम इसमें घोल देंगे, विलेय को भी, तो विलायक और विलेय जब आपस में मिक्स होने जाएंगे तो उसी को ना विलयन कहते हैं जी। तो हम यही कह रहे हैं कि जब 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ के है ना कि क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होगी वही हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो होता है m = 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w इंटू tb इंटू कैपिटल W, ठीक है ना। यहाँ पे डेल भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे जो kb क्या है, यहाँ पे स्मॉल w क्या है, यहाँ पे tb क्या है, यहाँ पे w क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा। m क्या है जी, m है यहाँ पे अणु भार, ठीक है ना। m क्या है, m है यहाँ पे अणु भार, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम में सबका लिख दूं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। m क्या है, थोड़ा सा पतला चीजों का यूज करना पड़ेगा। m क्या है, अणु भार, ठीक है ना। m क्या है, अणु भार है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये Kb क्या है, तो डेल Kb जो है ना, Kb ही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है। ये अच्छा, ये m किसका अणुभार है, आप समझ रहे हैं ना। ये जो विलेय हमने लिया है, विलेय का अणुभार है, ये आप याद रखेंगे। ये Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलेय का भार, सॉरी ये जो विलेय हमने लिया है इसका भार, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे विलेय का भार। यहाँ पे डेल Tb क्या है, Tb यहाँ पे क्या है, क्वथनांकों में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन है। और यहाँ पे कैपिटल W क्या है, कैपिटल W क्या है, तो ये है विलायक, ये जो विलायक है इसका भार, विलायक का भार। तो ये सभी आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अब आता है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मतलब कि 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा गया कि ये एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है ना। अब इस बर्तन में हम 1 केजी विलायक को ले लेते हैं, विलायक, इसमें विलायक कितना, 1 केजी, ठीक है ना। 1 केजी विलायक ले लिए, तो 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, ठीक है ना, 1 केजी ये विलायक है, इसमें हम क्या घोल रहे हैं, विलेय का 1 मोल घोल रहे हैं, 1 मोल हम इसमें घोल रहे हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, मतलब 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में, विलयन के हिमांक में जितने की क्या आती है, कमी आती है। विलयन के हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बताइए समझ में आ गया ना। हमने क्या बताया, 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में जितने की कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे, m = 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w इंटू TF इंटू कैपिटल W। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका कोई पूछ दे m क्या है, तो m है विलेय का अणुभार जो यहाँ पे है। केवल क्या क्या अंतर है, यहाँ पे Kb क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था, यहाँ पे Kf क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। यहाँ पे Tf क्या है, Tf यहाँ पे Tb क्या था, क्वथनांकों का उन्नयन, यहाँ पे Tf क्या है, हिमांकों में अवनमन, क्या है, हिमांकों में अवनमन है। केवल इतना ही अंतर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है हिमांकों में अवनमन को परिभाषित कीजिए। अब हिमांक का अवनमन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बातें बताई गई, हिमांक में अवनमन, यहाँ पे कह रहा है कि किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी आती है, उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, द्रव कहें या विलायक कहें, ठीक है ना। देखिए जैसे द्रव कह दें या विलायक कह दें, यहाँ पे विलायक ही मैं लिख दे रहा हूँ, विलायक लिख दें या द्रव लिख दें, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी विलायक में क्या कर देते हैं, किसी विलायक में हम क्या खोल देते हैं, अवाष्पशील, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, ठीक है ना,
किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के, देखिए विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल गया तो ये टोटल विलयन कहलाएंगे। तो विलयन के हिमांक में कमी आती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। समझ गए? तो किसी द्रव में या किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के हिमांक में कमी आती है और इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। यही लिखा गया है, जब किसी द्रव में या किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के हिमांक में कमी आती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, डेल टी एफ इजकल टू डेल के एफ इंटू एम। ठीक है ना? डेल जो टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा। अभी हमने बताया ना टी एफ क्या होता है, जो ए एफ क्या होता है, के एफ। तो यहाँ पे टी एफ क्या है, टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन है। ये के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो यहाँ पे के एफ लिख दे रहे हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। एम क्या है, एम क्या है जी, तो इस अवाष्पशील विलेय का भार है। तो एम अणु भार है, तो विलेय का अणु भार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी समझा दे रहे हैं हम। चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए अंतिम हमारा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना? मैं जानता हूं थक गए होंगे, कोई बात नहीं दोस्त, थकना जरूरी भी है, पढ़ेंगे तो थकेंगे ही, बट कोई नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी तो थक रहे हैं ना, बट कोई नहीं, समझेंगे जी। देखिए हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन कि प्रतिलोम परासरण, इसी को कभी कभी प्रतिपरासरण भी कह देता है। प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण क्या होता है, मतलब परासरण के उल्टे को ही ना प्रतिपरासरण कहते हैं या प्रतिलोम परासरण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब शुद्ध विलायक, मतलब जब शुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त हो तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलयन से विलायक का प्रवाह अशुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इसी को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। चलिए यहाँ पे अशुद्ध विलायक पहले हटा देते हैं, एक चीज़ें नहीं तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन में नहीं चाहता, ठीक है ना? इसीलिए कंफ्यूजन होगा। अशुद्ध विलायक भी 100% सही रहेगा, पर थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने लिया हुआ था, अभी थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं, देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कहाँ गया था भैया, यहाँ पे देख लीजिए।
यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे परासरण दाब हमने बताया था। तो हमने क्या बताया था कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो परासरण की क्रिया होने लगती है। मतलब शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन पे एक दाब लगा रहे थे, विलयन पे एक दाब लगा रहे थे, तो उस दाब को ही हम परासरण दाब कह रहे थे। तो हम जो दाब लगा रहे थे इस विलयन पे वो उतना ही लगा रहे थे जितने में ये शुद्ध विलायक के जो कण है ना ये विलयन की ओर ना आए। परंतु अगर हम ऐसा करें कि ये जो दाब हम लगा रहे हैं, ये जो दाब हम प्रेशर जो लगा रहे हैं इस पर विलयन पर, ये बहुत ही ज़्यादा लगा दे, बहुत ही ज़्यादा लगा दे। ये जो दाब है, ये जो दाब हम लगा रहे हैं वो दाब है ना वो परासरण दाब से भी अधिक लगा दे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अधिक दाब लगा देंगे तब क्या होगा, तब ये होगा ना कि जो विलयन है इसके कण विलायक की ओर गति करने लगेंगे, इसके कण विलायक की ओर गति करने लगेंगे। समझ रहे हैं? तब क्या हो जाएगा, तब ये होगा ना जब हम परासरण की मतलब हम क्या करेंगे, जब परासरण दाब से भी अधिक दाब अगर हम विलयन पर लगा देंगे तब जो हमारा विलयन है इसके कण ना शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगेंगे। तो इसी घटना को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। तो प्रतिपरासरण का परिभाषा सुन लीजिए, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको समझकर माइंडसेट से समझकर याद करना है। तो आप क्या कहेंगे, सुनिएगा, सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। आप लिखेंगे कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परंतु इतना बात आप लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद फिर लिखिएगा परंतु। यहां पे क्या लिखेंगे, परंतु, उसको छोड़िए, यहां पे आ जाइए, परंतु परासरण दाब से, परंतु फिर लिखेंगे परंतु विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को ही हम प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। बताइए, आपको याद हुआ? क्या कहेंगे कि जब हम विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण तो क्या लिखेंगे कि जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं, तो इस घटना को ही प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो आप लिख लिए होंगे, बोले होंगे, हम नहीं लिखे हैं, पीछे ले जाइए, वीडियो को सुनिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये था हमारा पहले चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना भी थ्योरी था हमने करा दिया। अब आपके बच गए हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। आप परेशान नहीं होंगे, जब हम 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कराएंगे उसके बाद तीनों के चैप्टर का या कंप्लीट जो केमिस्ट्री है उसका न्यूमेरिकल एक वीडियो में हम करा देंगे। उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, पर हम कराएंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करने का साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, आप जरूर उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, टॉपर बैच से स्टडी कर रहे हैं, कल भी आपको 2 बजे शाम को इसके सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है उसकी वीडियो, वैद्युत रसायन चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है। और कल इंग्लिश की क्लासेस भी चलेंगी, याद रखिएगा, शनिवार है तो, ठीक है ना। अदरवाइज टॉपर नोट्स आप जरूर लीजिएगा, टॉपर बैच से पढ़ रहे हैं तो ओनली 199 में आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री की नोट्स मिल जाएंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी तीनों का लेना है तो 249 में आपको तीनों का मिल जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिए और नोट्स को जरूर ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।